हेलो। आज हम रोमांटिक मूवमेंट या रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 18th सेंचुरी के बाद 19th सेंचुरी जैसे ही शुरू होती है, ब्रिटेन में काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन हुए और 19th सेंचुरी का जो लिटरेचर है उसको मोटे तौर पर रोमांटिक रिवाइवलिज्म या रोमांटिक मूवमेंट कहा गया। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ लिटरेरी मूवमेंट एंड प्रोफाउंड शिफ्ट इन सेंसिबिलिटी विच टुक प्लेस इन ब्रिटेन एंड थ्रू आउट यूरोप फ्रॉम 1770 टू 1848। 1770 से लेकर 1848 के बीच यूरोप में जो लोगों की सेंसिबिलिटीज़ में, लोगों के नज़रिए में जो परिवर्तन हुआ उसको रोमांटिसिज्म कहा जाता है। रोमांटिक शब्द जो है मुख्यतः दो चीज़ों में इस्तेमाल होता है, द लविंग और पोटेंशियली लविंग रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। एक तो हम जिसको रोमांस कहते हैं, लव रिलेशनशिप को हम रोमांस कहते हैं, लेकिन हम जिस लिटरेचर की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर मीनिंग में इस्तेमाल में होता है। अ वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दैट लुक्स बियॉन्ड, अपने चारों तरफ की दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना, या फिर इग्नोर द वर्ल्ड एज इट इज़, या जैसी ये दुनिया दिख रही है इसको इस रूप में न देखना, इग्नोर करना, एंड परसीव ए विजनरी वर्ल्ड, उसकी जगह अपनी एक काल्पनिक दुनिया को देखना, वो भी रोमांचवाद या रोमांटिसिज्म कहलाता है। इमोशनली असल में ये मन की ऐसी भावनाओं को, ऐसी इमोशंस को व्यक्त करता है जो बहुत ही एक्सट्रीम होती हैं, इंडिविजुअल होती हैं, हर आदमी की अलग अलग होती हैं, एगोस्टिटिकल होती हैं, यानी हर आदमी की अलग अलग होती है। ये एक आदमी अपने मन में क्या सोचता है, क्या समझता है, उसको रोमांटिसिज्म के ज़रिए वो व्यक्त करता है। सामाजिक नज़रिए से अगर देखा जाए तो रोमांटिसिज्म की जो परिभाषा है वो काफ़ी प्रगतिशील मानी जाती है। इट चैम्पियन द प्रोग्रेसिव कॉजेज़, दो व्हेन दीज वर फ्रस्ट्रेटेड इट प्रोड्यूस्ड अ बिटर ग्लोमी एंड डेस्पेयरिंग आउटलुक। फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें जनता ने शासन अपने हाथों में ले लिया, इस तरह से दुनिया को पहला लोकतंत्र मिला। ये सारी क्रांतियाँ इन्होंने जो है रोमांटिक मूवमेंट को बढ़ावा दिया, जिसमें व्यक्ति की आज़ादी, व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन चीज़ों पर जोर दिया गया। तो सोशली यानी कि समाज के नज़रिए से इस तरह की विचारधारा भी रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा मानी जाती है। रोमांटिक एज बिगेन इन 1798। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, जब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज ने मिल करके लिरिकल बैलेड्स नामक एक बुक छपवाई थी, एंथोलॉजी छपवाई थी, और इसी के साथ रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। साथ ही इसका अंत जो है वो माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में 1832 में, जब इस मूवमेंट का जो सबसे बड़ा फिगर माना जाता है नॉवल राइटिंग में, वॉल्टर स्कॉट, उसकी मृत्यु हो गई। डेफिनेशन देखिए रोमांटिसिज्म की क्या है, लिटरेचर रिपिक्टिंग इमोशनल मैटर इन एन इमेजिनेटिव फॉर्म। भावनाओं को व्यक्त करना, कल्पनाओं की दुनिया में रहना, ये जो है एक इस तरह का जो साहित्य होता है रोमांटिक कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि लिबरलिज्म इन लिटरेचर, लिटरेचर में उदारवाद। इसके अलावा इमेजिनेशन, इमोशन एंड फ्रीडम आर सर्टेनली द फोकल पॉइंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म। तीन चीज़ें, इमेजिनेशन, कल्पना, इमोशंस, भावनाएं, और फ्रीडम यानी कि आज़ादी की बात करना, ये इसमें रोमांटिसिज्म का सबसे बड़ा फीचर माने जाते हैं। इसके अलावा रोमांटिसिज्म जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन पर, आत्म अभिव्यक्ति पर, अपने मन की बातों को कहने पर ज़्यादा जोर देता है, एंड इंडिविजुअल यूनिकनेस पर जोर देता है। फ़र्क देखिए, हमने 18th सेंचुरी पढ़ी थी। 18th सेंचुरी का जो क्लासिकल एज था, जिसमें पोप जैसे राइटर थे, टॉमस ग्रे जैसे राइटर्स थे, उस सदी का और रोमांटिक एज का यानी 19वीं सदी का बीच में क्या फ़र्क है। क्लासिकल एज में रीज़न पर यानी बुद्धि पर जोर दिया जाता था, फेथ इन रीज़न, जबकि रोमांटिक एज में फेथ इन द सेंसेस, फीलिंग एंड इमेजिनेशन, दिमाग के बजाय दिल पर, क्या आप महसूस करते हैं, कैसा आपकी कल्पनाएं कहती हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। क्लासिकल एज दिमाग का दौर था और रोमांटिक एज दिल का। दूसरा देखिए, इंटरेस्ट इन अर्बन सोसाइटी। क्लासिकल एज में शहरी समाज पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, जबकि रोमांटिक एज में इंटरेस्ट इन द नेचुरल एंड रूरल वर्ल्ड, प्राकृतिक सौंदर्य में और ग्रामीण जीवन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता था। क्लासिकल एज में पब्लिक, इम्पर्सनल एंड पोइट्री पर ज़्यादा जोर दिया था। कविताएं ऐसी होनी चाहिए जो इम्पर्सनल होनी चाहिए, इसमें व्यक्तिगत भावनाएं ना हो, जबकि इसका ठीक उल्टा रोमांटिक एज में सब्जेक्टिव पोइट्री यानी पूरी तरह से व्यक्तिनिष्ठ कविताएं लिखी गई। क्लासिकल एज कंसर्न विद द साइंस एंड मंडेन, विज्ञान के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ ज़्यादा संबंध इसका है, जबकि रोमांटिक एज का
मिस्ट्री, रहस्य, इनफाइनाइट, ऐसी चीज़ों में विश्वास ज़्यादा है। रोमेंटिसिज्म में इसके अलावा सब्जेक्टिविटी, इमेजिनेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और सब्जेक्टिविटी पर जोर दिया जाता है, स्पॉन्टेनिटी पर जोर दिया जाता है, फ्रीडम फ्रॉम रूल्स, सॉलिटरी लाइफ, एकांत जीवन आदि चीज़ों पर जोर ज़्यादा दिया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रोमेंटिसिज्म है वो 5 तरह के आई से मिलकर बना है। द 5 आईज: आई फॉर इमेजिनेशन, आई फॉर आइडियलिज्म यानी आदर्शवाद, आई फॉर इंट्यूशंस यानी कि जो आपको महसूस होता है, इंट्यूशंस, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, और इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगत जीवन। रोमांटिक थीम्स जो होती थी नेचर के बारे में, लव के बारे में, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था। अपने वर्तमान के बारे में ये लोग नहीं सोचते थे, ये केवल इतिहास की बात करते थे, लव पोइट्री की बात करते थे, नेचर पोइट्री की बात करते थे। और जिस तरह की लिटरेरी फॉर्म का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ वो था लिरिक का, बैले का, सोनेट का, और हिस्टोरिकल नावल इस युग में बहुत ज़्यादा लिखे गए। इसके अलावा आपको रोमांटिक इरा के जो मेन कैरेक्टर्स नज़र आएंगे, हमको इतना डीपली इनमें जाना नहीं है। अगर आप नोट करना चाहें तो देख सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन थे रोमांटिक एज के। हम सीधे आगे देखेंगे कि रोमांटिक एज के जो इम्पोर्टेंट पोइट्स थे वो कौन कौन थे। विलियम ब्लेक पहला माना जाता है, पहला ग्रेट पोइट माना जाता है, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट पोइट माना जाता है विलियम वर्ड्सवर्थ को, जिसकी पोएम हम पढ़ने वाले हैं। फिर एस.टी. कॉलरिज का नाम आता है। विलियम ब्लेक जिसको कि हेराल्डर माना जाता है इसका, यानी कि शुरुआत करने वाला, प्रवर्तक माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का। और उसकी जो मेन पोएम थी वो थी सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कविताएं हैं इसकी, तो आपको याद रखना है विलियम ब्लेक और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। विलियम वर्ड्सवर्थ जिसको सबसे ग्रेटेस्ट माना जाता है, उसकी किताबें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको खास उसकी जो मैग्नम ओपस है यानी कि सबसे श्रेष्ठ किताब है वो है द प्रिल्यूड याद रखनी है। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड का पोएट ल्योरेट यानी कि राष्ट्र कवि का दर्जा भी उसको प्राप्त था। 1843 से 1850 तक वो इंग्लैंड का राष्ट्र कवि रहा। एस.टी. कॉलरिज है, अधिकतर रोमांचवादी कविताएं, अधिकतर सुपर नेचुरल, भूत प्रेत रिलेटेड जो थीम्स थी इन पर वो काम करता था। यहाँ पर इसकी किताबों के नाम नहीं दिए गए। कुबला खान आदि इसकी, कुबला खान है, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ये मानी जाती हैं। इसके अलावा जो दूसरी पीढ़ी के रोमांटिक पोइट थे, बायरन, कीट्स, पर्सी बुशी शैली, पी.बी. शैली, इन तीनों को दूसरी पीढ़ी का माना जाता है। पहली पीढ़ी के 3 थे ये, और दूसरी पीढ़ी के बायरन, कीट्स और शैली। बायरन को बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का बहुत ही अजीबोगरीब सन की मिजाज एक पोइट माना जाता है। लॉर्ड बायरन एक अजीबोगरीब पर्सनैलिटी हैं और रोमांटिक पोइट्स में सबसे ज़्यादा रोमांटिक माने जाते हैं। जॉन कीट्स ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, लेकिन कीट्स के जो ओड्स हैं उनको आज भी सर्वश्रेष्ठ ओड्स में गिना जाता है। शैली के लिरिक्स को ग्रेटेस्ट लिरिक्स माना जाता है। इसके द्वारा लिखे गए लिरिक्स अभी भी जो है लिरिक्स में सबसे ऊंचे स्थान पर रखे जाते हैं। बाकी इस स्लाइड में हमारे काम का फ़िलहाल कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। इन कुछ किताबों के बारे में आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बेहतरीन किताब मानी जाती है, जिसमें उसने बचपन, बुढ़ापा वगैरह इन चीज़ों पर काफ़ी कुछ लिखा है और अपने हाथ से पेंटिंग वगैरह बनाई है। विलियम वर्ड्सवर्थ की यूँ तो प्रिल्यूड लिखा था हमने, लेकिन लिरिकल बैलेट्स को, जो उसकी पहली किताब है जिसकी वजह से रोमांटिक मूवमेंट शुरू हुआ, लिरिकल बैलेट्स को भी काफ़ी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बाल जीवन पर यानी कि चाइल्डहुड पर इसने बहुत बेहतरीन पोइट्री लिखी है। कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, इसको भूत प्रेत या सुपर नेचुरल्स का जो है पोइट माना जाता है। क्रिस्टाबेल और कुबला खान, ये दोनों ही बड़ी रहस्यमयी कविताएं मानी जाती हैं। कुबला खान, क्रिस्टाबेल और द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर सैमुअल टेलर कॉलरिज की। इसके अलावा डिजेक्शन एंड ओड, ये भी इसकी ग्रेट वर्क में माना जाता है। जॉन कीट्स, जिसके बारे में आपसे कहा था कि ज़्यादा लंबा जीवन नहीं जिया, लेकिन बेहतरीन ओड्स लिखे हैं इसने। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ये इसके 6 ग्रेटेस्ट ओड्स में से एक माना जाता है। ओड टू अ नाइटिंगेल आपकी बुक में भी है, पढ़ेंगे हम इसको। इसाबेला, ये इसकी एक फेमस पोएम है। लामिया, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, एक के बाद एक
बेहतरीन किताब है। ला बेले डेम सेंस मर्सी और टू ऑटम, ये सारी पोएम्स बेहतरीन मानी जाती हैं। शैली जिसको कि लिरिक्स के लिए जाना जाता है, ओड टू द वेस्ट विंड। और बायरन की मैनफ्रेड। इसके अलावा जॉन क्लेयर का नाम भी आएगा, रॉबर्ट बर्न्स का नाम भी आएगा। ये छोटे मोटे कवि हैं। जेन ऑस्टेन नॉवलिस्ट मानी जाती है, रोमांटिक एज की ग्रेटेस्ट। सर वॉल्टर स्कॉट को अभी तक का ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट माना जाता है। ऐतिहासिक नाटक लिखने की शुरुआत वॉल्टर स्कॉट ने की थी। और लास्ट में हम देखेंगे मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट शैली। ये पीबी शैली की बहन थी और इसी ने जो है आधुनिक साइंस फिक्शन या हॉरर स्टोरीज़ की शुरुआत की है, फ्रैंकेनस्टीन नामक एक नावल लिख करके।